जय हिंद साथियों। 23 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपके लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं हम उसी के बारे में बात करते हैं। और हमारा जो भी चीज रहता है आपका पेपर से रहता है, ठीक है। जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज मीडिया में चलता है उसी बात को हम लोग देखते हैं। तो चलिए जो आपका जो परीक्षा में पूछा जाता है सिर्फ उसी पे बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि नेहरू की आदिवासी पत्नी जिसका कहीं पे जिक्र नहीं है, तो जानेंगे कि ये इसका भी हाल ही में मृत्यु हो गया। बुधनी माझियाइन इसका नाम था, ठीक है। ये घटना 1959 का है जब नेहरू जी गए थे पंचायत बांध का, जानते हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 1948 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके तहत 4 डैम बनाना था, 4 में से एक डैम था आपका पंचायत, वहीं पे गए थे नेहरू जी। और नेहरू जी के स्वागत में जो है 2 आदमी को तैनात किया गया था, उसमें से एक माझियाइन था, ठीक है। इसका नाम था बुधनी। ये क्या किया, जब स्वागत में गए तो नेहरू जी का हम जानते हैं हम हमारे भारतीय संस्कृति में स्वागत किया जाता है। जब ये माला इसको पहना तो इसी के स्वागत में नेहरू जी भी इसको माला पहना दिए। और इसके समाज में ये संथाली मतलब जाति से आती है, ठीक है। तो इसके समाज में लोग बहिष्कार किया कि जब नेहरू जी आपको जब माला पहना दिया तो आप हम लोग का जो संथाली कल्चर है, ठीक है, हम लोग का संथाली जो विवाह का जो रीति है उस रीति के अनुसार आप किसका नेहरू जी का पत्नी हो गया और इसको घर से निकाल दिया गया। बहुत सारा बात हुआ है, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या है ना, इसका मृत्यु हो गया है। तो लोग इसके जो कम्युनिटी के लोग हैं संथाली लोग हैं, ठीक है, क्योंकि झारखंड में सबसे अधिक जो है अब संथाली ही पाया जाता है। और तो यहाँ के लोग कुछ लोग का मांग है कि नेहरू जी के बगल में इसका प्रतिमा बनाना चाहिए। कुछ लोग वहां पे उसका प्रतिमा की बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये आपका खबर आगे आगे निकला, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आपके आगे आया है, तो इसको थोड़ा हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे दामोदर वैली से लेके अपना संथाल वंथाल के बारे में, ठीक है, बहुत सारी बात है। तो देखिए यही बात होता है, जब फूलों का हार अगर कांटा बन जाए तो कैसा लगेगा। तो वो लड़की के बारे में सोचिए, बुधनी माझियाइन के बारे में। स्वागत करने गई थी, जब घर आई बहुत खुशी खुशी घर आ रही थी, और उस खुशी के बाद उसके साथ क्या होगा, उसके समाज के द्वारा उसका बहिष्कार कर दिया गया कि नहीं तुम्हारा शादी हो गया। और नेहरू को कुछ पता भी नहीं, समझ रहे हैं, और उसको वहां से निकाल दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो ये बहुत अपना समाज का बहुत दुर्भाग्य है, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे। जातिगत जनगणना हुआ था, जानता है 7 जनवरी से लेके पहला चरण जो है 21 जनवरी तक हुआ, फिर आपका 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक हुआ। फिर इसका रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद फिर प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव पास भी हो गया। और फाइनली ये जो आपका आरक्षण है, आरक्षण आपका लागू भी हो गया, ठीक है। तो ये आरक्षण के बारे में हम लोग थोड़ा मोड़ा जानेंगे। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण चीज है जो अभी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये नीतीश कुमार जो है अपना कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया है। उस प्रस्ताव में क्या है, भारत को जो है स्पेशल स्टेटस मांग रहा है, मतलब यानी कि विशेष राज्य का दर्जा के बारे में एक जो है अपना प्रस्ताव पारित किया है। और ये प्रस्ताव में क्या कहा गया है, केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि भारत अब जो है बिहार को स्पेशल मतलब विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। वो क्यों दीजिए भाई, ये जो जनगणना हुआ, जनगणना के बाद जो है बहुत सारा चीज आगे निकल के आया। इसमें क्या है ना कि लगभग मतलब इतना जानिए 2.5 लाख करोड़ रुपया का जरूरत है। जितना भी मान लीजिए स्टेट है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गरीब हैं, कल्याणकारी योजना लाना है, अब सरकार के पास इतना पैसा है नहीं, ठीक है। तो इसी को लेकर के कहा गया है कि स्पेशल राज्य का अगर हमको दर्जा दे दीजिएगा विशेष राज्य का, तो जो हमको पैसा है, जो राशि का जरूरत है, वो राशि हमको मिलेगा। और हम अपना बिहार के जो नागरिक हैं, बिहार के जो निवासी हैं, उसके लिए हम कल्याणकारी योजना ला करके उसका हित को हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो ये अभी प्रस्ताव पारित हुआ है, कल ही का बात है। तो ये आपको बहुत विशेष हो जाता है जानने के लिए, इसके बारे में बिल्कुल भी बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी संत मीराबाई का जन्म उत्सव मना है मथुरा में, 525वां है। तो मीराबाई जो भोजराज की पत्नी थी, भोजराज का मृत्यु के बाद 1526 में ये जो है कृष्ण भक्त बन गई थी, ठीक है। कृष्ण में एकदम भक्ति में लीन हो गई थी। तो इसी के जयंती में मोदी जी जा रहे हैं मथुरा, 525वां जयंती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वहां पे भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए, भारतीय नौसेना के द्वारा जो है पहली बार एंटीशिप मिसाइल का जो है आपका परीक्षण किया गया, एकदम सॉलिड वाला, ठीक है, शॉर्ट रेंज का है। तो इसको भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये आपका हेलीकॉप्टर से किया गया है। आगे अभी जो F3 आपका चल रहा है, 54वां F3 चल रहा है गोवा में, ठीक है। तो उसमें जो है माधुरी दीक्षित को जो है ये जो है भारतीय सिनेमा में काम करने के लिए इसको विशेष जो है इसको क्या है सम्मानित किया गया है। तो इसको भी देख लेंगे, अनुराग ठाकुर जी साथ में है। और आइए अब ये है साहेब नोवाक जोकोविच। इसके बारे में क्या कहा जाए, ये बंदा जो है सब जगह में कीर्तिमान ही स्थापित कर रहे हैं। ये सर्बिया के टेनिस खेलते हैं, ठीक है। और ये फाइनली एटीपी में सबसे अधिक 6 बार जीतने वाले थे रोजर फेडरर, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब 7वां बार जीत गए एटीपी में, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है ना कि आपका जो है टेनिस जो है आपका होता है, ठीक है, 4 ग्रैंड स्लैम होता है ना। तो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे अधिक यही है आपके नोवाक जोकोविच, 24 बार जीते हैं। तो इसको तो बिल्कुल भी याद रखना है। नंबर 1 टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हर तरह से, ठीक है। ग्रैंड स्लैम में तो था ही, उसके बाद अलावा चलिए अब क्या हो गया कि आपका जो है कई जानते हैं युद्धाभ्यास करता है भारत कई देशों के साथ, ठीक है। तो अमेरिका के साथ भी बहुत सारा करता है, रेड फ्लैग करता है, कॉप इंडिया करता है, उसके बाद टाइगर ट्रम्प करता है, युद्ध अभ्यास करता है। तो उसी तरह से एक वज्र प्रहार है। तो अभी वज्र प्रहार जो है आपका कहां पे, मेघालय के उमरोई में प्रारंभ हुआ है और ये 14वां संस्करण है, ठीक है। तो ये किया जा रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सेशन ये जो है कब से प्रारंभ हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या चलता है, ठीक है। अब आइए
G20 जानते हैं हम लोग 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक G20 का अध्यक्षता अपने पास था, और अब किसके पास जाने वाला है? ब्राजील के पास जाने वाला है। ठीक है, तो भारत ट्रॉइका में आ जाएगा अब। तो वर्चुअल जब 9 से 10 सितंबर को आपका जो है G20 का जो आपका सम्मेलन हो रहा था भारत मंडपम में यानी प्रगति मैदान में, तो उस टाइम मोदी जी एक घोषणा किए थे कि हम लोग अंतिम में जो है क्या कार्य हुआ नहीं हुआ इसका समीक्षा के लिए हम लोग वर्चुअल मीटिंग करेंगे। तो वर्चुअल मीटिंग हो गया है। ठीक है, कल ही था आपका 22 नवंबर को वर्चुअल मीटिंग। इसमें जो है आपका कई देश और कई जो संगठन के प्रमुख होते हैं उसको भी आमंत्रित किया गया था, और ये सारा चीज हो गया। तो इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि हम लोग का G20 का सदस्यता मतलब अध्यक्षता जो अपने पास था 30 से कितना तक 30 नवंबर तक था। फिर आप 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक किसके पास चला जाएगा? ब्राजील में चला जाएगा। भारत क्या? ट्रॉइका। ट्रॉइका क्या होता है कि 3 देश, जहां हुआ वो बनेगा, जहां हो रहा है वो ट्रॉइका में आता है, और जहां होने वाला है वहां। तो अभी तो भारत में अब हो गया 30 नवंबर तक है, भारत हो जाएगा आपका, एक ब्राजील हो जाएगा, और तीसरे नंबर में आपका कौन हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है 2025 में। तो इस ट्रॉइका के भी बारे में बात करेंगे। तो ये आपका सारा चीज महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो समझ गए हम लोग आज क्या क्या करने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपका यहीं से कहानी। ठीक है, चलिए। जरूरी हो जाता है इन सब चीजों को जानने के लिए, नहीं जानिएगा तो थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है। चलिए, क्या है G20 के समापन वर्चुअल बैठक 22 नवंबर 2023 के अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता किसने किया भाई? नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, कब हो रहा था? तो क्या कहिएगा? 22 नवंबर को हो रहा था। कुछ ये आपको पूछ सकता है। देखिए, इसका जो मुख्य आपका कहेगा कि G20 का जो है सम्मेलन जो है राष्ट्र अध्यक्ष का जो है बैठक कब हुआ था? तो क्या कहिएगा? 9 और 10 सितंबर को हुआ था। ये बात तो आप लोग जानते ही है। कब? 2023 को। कहां पे हो रहा था? भारत मंडपम में। G20 क्या है? तो एक क्या है? विकासशील, क्या कहिएगा? विकासशील और विकसित देशों का समूह है। ठीक है, और ये इसका स्थापना 1999 में हुआ था। पहला बैठक 2008 में हुआ था। इसमें जो है कुल कितना हो गया है अभी देश और सदस्य? तो चलिए यहाँ पे आइए, थोड़ा सदस्य के बारे में जान लीजिए, उसके बाद सारा चीज एक बार रिवीजन करा देते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं क्योंकि पिछला 1 साल तक ये आपका इंपोर्टेंट होने वाला है यहाँ से हर एक चीज। तो इसमें सदस्य कितना? टोटल 19 देश है। एक आपका EU है यानी यूरोपियन यूनियन, और अब ये आपका कौन हो गया? अफ्रीका संघ हो गया। ठीक है, अफ्रीका संघ को कहेगा कि अफ्रीका संघ को कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन में, सॉरी, आपका G20 में शामिल किया गया था? तो क्या कहिएगा? 18वां जो भारत में हुआ था। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल भी याद रखना है कि 18वां जो है G20 का जो आपका सम्मेलन अध्यक्षता हो रहा था भारत के पास था, उसी में आपको अफ्रीका संघ। अब अफ्रीका संघ क्या है? देखिए, इसका जो है ना, पहले अफ्रीका संघ जो 1963 में इसको पहले इसका स्थापना हुआ था संघ करके। फिर ये बाद में जाकर के 2002 में आपका एक घोषणा पत्र आया दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो फिर 2002 में ये अपना कंप्लीट रूप से अस्तित्व में आया। ठीक है, इसमें टोटल 55 देश है। क्या कहिएगा? 55 देश है। थोड़ा सा इसको, पूरा अफ्रीका जो है महाद्वीप है पूरा, उसमें जितने भी देश है सारा देश इस अफ्रीका संघ में आता है। ठीक है, और इसका जो है आपका मुख्यालय अफ्रीका संघ का कहेगा तो क्या कहिएगा? अदीस अबाबा। इथोपिया का राजधानी है अदीस अबाबा। तो आपको थोड़ा सा ये चीज याद रखना है क्योंकि यहाँ G20 में शामिल किया और भारत के पास से शामिल किया गया, तो ये थोड़ा सा आपको महत्वपूर्ण। अब कितना हो गया है? 19 देश हो गया और 2 संगठन हो गया, एगो EU होगा यूरोपियन यूनियन, और एगो अफ्रीका संघ हो गया। ठीक है, अब कहां पे होगा? ब्राजील में होगा। चलिए अब आइए, इसका क्या बोले थे आपको? इसका स्थापना 1999 में किया गया था और 2008 से इसका पहला बैठक होता है। चलिए यहीं से आता है। ये क्या है? विकसित और विकासशील समूह का देश है, देशों का समूह है। ठीक है, इसमें जो है टोटल विश्व का कुल GDP का 85% GDP अपने पास। कितना कहिएगा? GDP का टोटल जो विश्व का GDP है, अभी हम लोग का GDP 4 ट्रिलियन पहुंचने वाला है, हो भी गया कोई कहता है। ठीक है, मगर IMF कहता है कि अभी 2024 में होगा। ठीक है, तो कुल GDP का कितना है? 85% GDP अपने पास रखता है कौन देश? G20 समूह। ठीक है, ये याद रखना है। और टोटल व्यापार का कितना रखता है? 75% रखता है। और टोटल जनसंख्या का कितना रखता है? जनसंख्या का क्या कहिएगा? तो क्या कहिएगा? 2/3 जनसंख्या है किसके पास? अपना G20 समूह देशों के पास, पूरे विश्व का। तो ये थोड़ा बिल्कुल भी आपको याद रखना है। अब देखिए, इस बार जो है आपका 9 से 10 सितंबर को जो हुआ था दिल्ली डिक्लेरेशन, एक देखिए कोई भी बैठक होता है तो उसका एक घोषणा पत्र होता है। तो भारत में हुआ तो उसका घोषणा पत्र का नाम क्या था? उसको दिल्ली डिक्लेरेशन। उसमें क्या है आपको बिल्कुल यहाँ पे ये तो याद रखना है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ठीक है, ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा। सबसे पहली बात है कि इसके बारे में बात हुआ। ठीक है, इसके बारे में बात हुआ है, गलियारा के बारे में बात हुआ। यही आपका यहां से जाएगा UAE, फिर सऊदी अरब, फिर इजराइल होते हुए, इटली होते हुए जर्मनी जाना है, यानी भारत को यूरोप से जोड़ना है। ठीक है, तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा का बनने का बात हुआ है। और दूसरी बात क्या है ना आपका जो है, और एक यहाँ पे क्या किया गया था कि आपका जो जैव ईंधन का गठबंधन, जैसे जैव ईंधन है ना, जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग बोलते हैं ना इंटरनेशनल सोलर एनर्जी ISA जो बना था आपका COP21 में पेरिस में, तो उसी समझौता इसी तरह से दिल्ली में जो आपका G20 हुआ है 9 से 10 सितंबर को, तो इसके बाद जो है कौन सा जैव
जैव ईंधन गठबंधन बना है, ठीक है, भारत के पाल से। तो ये दोनों तो याद ही रखिएगा। आपको अगर कहीं पूछ देगा कि जैव ईंधन गठबंधन कहां पे हुआ था, किसके पहल से बना था, तो कह दीजिएगा जैव ईंधन गठबंधन भारत के पहल से। G20 में जो लोग शामिल हुए थे वहां पे, और आपका कहिए कि भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा, ये दोनों चीज बिल्कुल भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब G20 से संबंधित बहुत चीज है, ठीक है। अमिताभ कांत शेरेपा थे, क्या थे G20 का शेरेपा, ठीक है। शेरेपा जानता है, शेरेपा के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जानते हैं हिमालय में जो लोग चढ़ता है, जो गाइड करता है, ठीक है, तो उसको शेरेपा कहा जाता है, मतलब सबसे ऊंचाई तक ले जाने वाले जो आदमी होते हैं, ठीक है। तो शेरेपा का नाम, शेरेपा नार्जी तौर पे नाम सुने होगा, तो वही शेरेपा है, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन श्रृंगला, ये समन्वयक थे। G20 का समन्वयक अगर पूछेगा तो क्या कहिएगा, ये समन्वयक थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए G20 का लगभग 220 बैठक हुआ इंडिया में, लगभग 60 शहर में, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये जानना है, ठीक है। और ये आपका जो भी महत्वपूर्ण चीज था, दिल्ली डिक्लेरेशन टोटल 63 पेज का था, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इन सब चीजों को। अभी आपका फाइनली हम लोग का सारा चीज हो गया। और ये क्यों किया गया था भाई, तो समीक्षा के लिए, क्योंकि ये जो हम लोग जो दिल्ली डिक्लेरेशन किए हैं, जो भी काम हुआ है उसमें कितना % लागू क्या हुआ, मतलब समीक्षा के लिए ये चीज करने के लिए मोदी जी की अध्यक्षता में ये आपका क्या हुआ था, समापन हो गया। कितना, 22 नवंबर को। अब कोई भी G20 का कुछ भी होने नहीं जा रहा है, ठीक है। कब तक है हम लोग, 30 नवंबर तक है। अब किसके पास चला जाएगा, ब्राजील के पास। ब्राजील का राष्ट्रपति कौन है, लुला डी सिल्वा। हतरवाठो दे दिया था उसको, ठीक है। अब आइए 1 दिसंबर से ट्रोइका में शामिल कौन कौन देश हो जाएगा। ट्रोइका मतलब देखिए, ये ट्रोइका ये बनता है आपका, ट्रोइका ये बनता है जहां आपका होगा वो, जहां हो गया वो, और जहां होने वाला है वो। तो अभी भारत में अब हो गया तो भारत, ठीक है। फिर इधर कौन सा हो जाएगा, ब्राजील हो जाए, ब्राजील में होने वाला है। अब दक्षिण अफ्रीका में होगा उसके बाद, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है। तो यही है ट्रोय का, थोड़ा सा याद रखिएगा। 18वां हुआ था अपने यहाँ पे, इससे पहले इंडोनेशिया में हुआ था 17वां, ये थोड़ा सा चीज। उसके बाद ये क्या है, 1 दिसंबर में ट्रोइका में शामिल भारत दक्षिण अफ्रीका, चलिए बता दिए हैं। मेरे हिसाब से बहुत सारा चीज बता दिए हैं। जो भी चीज बोलते हैं जल्दी जल्दी बोलते हैं, बहुत सारा चीज करना होता है, इसी वजह से अब थोड़ा सा सोलो कर लीजिए या कॉपी रखिए, उसको लिखिए। जो वो चीज बोले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जो अब देखिए, अभी आपको क्या बोले कि टोटल विश्व का जनसंख्या का 2/3 ये G20 समूह अपने पास रखा है। तो आपको पता होना चाहिए टोटल जनसंख्या विश्व का है कितना, तो 8 बिलियन जनसंख्या है टोटल, 800 करोड़। अब भारत के पास कितना, 142 करोड़ 86 लाख जनसंख्या है, ठीक है। तो ये अब भारत का विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला सबसे बड़ा लोकतंत्र अपना भारत है, ठीक है। चलिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 14वां संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 कहां शुरू किया गया, तो क्या कहा रहा है भाई, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार देखिए, ये सैन्य अभ्यास किसके साथ करते हैं, यूएसए के साथ करते हैं। पहले ये जानिए, ये कहां पे हो रहा है, उमरोई में हो रहा है, ठीक है। और इससे पहले जो है आपका 13वां संस्करण बगलो में हुआ था। ये कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। पहले ये क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है। तो बगलो में 13वां संस्करण हुआ था, और 14वां कहां पे हो रहा है, उमरोई। उमरोई कहां है, मेघालय में है। मेघालय क्या है भाई, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, ठीक है, जहां पे जो है आपका अभी इलेक्शन भी हुआ था, और कल भी इसके बारे में बताए थे। बोले थे कि यहाँ पे उमियम झील है, उसके बाद यहाँ पे आपका गारो खासी हिल है, जो ठीक है, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में बताए थे। तो यहीं पे आपका जो हो रहा है वज्र प्रहार, इसमें करना क्या है ना, दोनों देश के बीच जो आतंकवादी ही होता है और पहाड़ी क्षेत्र में कैसे जो है इन सब परेशानियों से जो है निपटाया जाए। तो मेन ये जो है, देखिए युद्ध अभ्यास जो सैन्य अभ्यास होता है उसका कुछ करने का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो मेन इसी के लिए आपका किया जा रहा है। अब ये होता कब से है, तो ये 2010 से होता है। कब से कहिएगा, 2010 से होता है। भारत और अमेरिका के बीच होता है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच और भी कुछ युद्ध अभ्यास होता है, उसको भी जान लीजिए। एक होता है रेड फ्लैग, क्या कहिएगा, रेड फ्लैग होता है, ठीक है। ये भी तो बिल्कुल रेड फ्लैग होता है। एक सिर्फ युद्ध अभ्यास होता है, क्या कहिएगा, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास एक ये भी होता है। अभी ये अलास्का में हुआ था। अलास्का कहां पे पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है, वहां पे लिखा हुआ भी अलास्का। वहीं पे ये युद्ध अभ्यास आपका 2023 वाला अलास्का में हुआ था। एक जो रेड फ्लैग हो गया, एक कोप इंडिया होता है, क्या कहिएगा, कोप इंडिया। ये सब किसके साथ होता है, सारा ये सारा चीज आपका अमेरिका के साथ होता है, कोप इंडिया। एक होता है आपका टाइगर ट्रम्प, क्या कहिएगा, टाइगर ट्रम्प। ये भी होता है आपका टाइगर ट्रम्प, ठीक है, आपका टाइगर ट्रम्प होता है। ये सारा चीज किसके साथ होता है, अमेरिका के साथ होता है। रेड फ्लैग होता है, युद्ध अभ्यास हो चुका है, कोप इंडिया होता है, ठीक है। टाइगर ट्रम्प होता है किसके साथ, अमेरिका के साथ। और देखिए आपका मेघालय के उमरोई में अभी और 2-3, एक हरिमाऊ शक्ति हुआ था, उमरोई में ही हुआ है, ठीक है। हरिमाऊ शक्ति ये मलेशिया के साथ होता है। हरिमाऊ शक्ति हुआ था, ठीक है। हरिमाऊ शक्ति किसके साथ हुआ था, तो क्या कहिएगा, मलेशिया के साथ। एक हुआ था यहाँ पे आपका संप्रीति, अभी संप्रीति बांग्लादेश के साथ हुआ था, ठीक है, वहीं पे हुआ था। ये क्या है, थल सेना वाला है। और अभी बांग्लादेश के साथ आपको बताया बंगोसागर कॉर्पोरेट, ठीक है, ये आपका विशाखापट्टनम में हुआ था, तो वो अलग है, ठीक है। बहुत सारा युद्ध अभ्यास है, जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है बता देते हैं। अभी आपका मालाबार हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, ठीक है। उसके बाद एक नोमैडिक आपका कंबोडिया के साथ होता है। तो ये सब चीज थोड़ा सा आपको जान लेना है। उसके बाद नोमैडिक नहीं, सॉरी, नोमैडिक मंगोलिया के साथ होता है, कंबोडिया गलत बोले, मंगोलिया के साथ होता है, ठीक है। चलिए, मंगोलिया का राजधानी उलानबाटर है। तो ये थोड़ा सा आपका हो जाता है महत्वपूर्ण चीज, तो इसको आप बिल्कुल भी याद रखना है। कहां पे हुआ है, उमरोई में हुआ, बगलो में, थोड़ा हुआ था, अलास्का में युद्ध अभ्यास हुआ था। और ये था रेड इंडिया युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प, याद रखना है किसके साथ, अमेरिका के साथ, यूएसए, ठीक है, यूएसए,
तो ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अभी कब तक चलेगा ये आपका 11 दिसंबर तक चलेगा। 21 तारीख से शुरू हुआ था, 21 दिसंबर से शुरू हुआ है, और सॉरी नवंबर से शुरू हुआ है, और आपका 11 दिसंबर के बीच ये आपका चलेगा। कहां पे? मेघालय में। ठीक है, चलिए कोणार्क संगमा जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट है उसको तो बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे चलें। हाल ही में किसने अपना 7वां एकल एटीपी, एटीपी का मतलब होता है एसोसिएशन टेनिस प्रोफेशनल, बहुत आदमी को ना एटीपी नहीं पता चलता है कि एटीपी क्या है। इसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, लंदन यूके में पड़ता है। तो ये एटीपी ये कैवा बार जीत गया भैया? 7वां बार ये जीता है। ये 7वां हो गया, इसका 6वां। इससे पहले जो है रोजर फेडरर थे। ठीक है, रोजर फेडरर कितना? 6 बार जीते थे। ये रोजर फेडरर जो है, रोजर कितना जीते थे? 6 बार जीते थे। इसका रिकॉर्ड तोड़ गया है। इसी वजह से ये क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। अब देखिए बताते हैं, आपका जो है एकल जो है आपका ग्रैंड स्लैम होता है ना, तो सबसे अधिक एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले यही है। टोटल 24 जीते हैं। ठीक है, 24 जीता है। ये बात भी बिल्कुल याद रखना है, 24 एकल ग्रैंड स्लैम जीता है। ये एकल ग्रैंड स्लैम जो है, अगर आपको पूछ दे कि सबसे अधिक कौन जीता है, तो क्या कहिएगा? यही है आपका नोवाक जोकोविच। ये कहां के हैं भैया? ये सर्बिया के हैं। ठीक है, सर्बिया तो जानते हैं आप लोग, सर्बिया, ये सर्बिया के हैं। ठीक है, ये तो आपका सर्बिया के हैं, तो इसको बिल्कुल जान लेना है कि सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। एटीपी कप में जो है आपका 7 बार जीता है। ठीक है, फाइनल में जीत गया है। तो ये आपका पहले नोवाक जोकोविच यहाँ पे लगा दीजिए। अब आइए थोड़ा सा कुछ टेनिस होता है, उस टेनिस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले साल का टेनिस कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है, उसके बाद आपका फ्रेंच होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद आपका यूएसए होता है। ठीक है, तो ये जो नोवाक जोकोविच है ना, इस बार 2023 में गर्दा उड़ा दिया है। एक छोड़ के सारा जीता है, यानी विंबलडन छोड़ के सारा 2023 का पुरुष एकल वाला यही जीता है। तो भैया विंबलडन जीता कौन है? तो एक है कार्लेस अल्कारेज। ठीक है, उसका नाम आपको बिल्कुल भी याद रखना है, यही है कार्लेस अल्कारेज जो विंबलडन जीता है। किसका भैया? तो क्या कहिएगा? विंबलडन जीता है। किसका भैया? तो क्या कहिएगा? 2023 का। ठीक है, अब बाकी बचा जितना भी पुरुष एकल है आपका, कौन जीता है? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। ठीक है, वो कहां के हैं? वो स्पेन के हैं, कार्लेस अल्कारेज। वो सिर्फ विंबलडन जीता है। ठीक है, और सबसे पुराना आपका जो होता है क्या बोलते हैं ग्रैंड स्लैम, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम आपका विंबलडन ही है। तो उसको याद रखिएगा कि जो सबसे पुराना है, सबसे पुराना वाला कौन जीता था? तो क्या कहिएगा? कार्लेस अल्कारेज जीता है पुरुष वाला। अब बाकी बचा कौन जीता है? सब नोवाक जोकोविच। अब ये महिला वाला ऑस्ट्रेलिया जो हुआ है, वो कौन जीता है भाई? वो सवालेंका जीती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद फिर फ्रेंच वाला आएगा, तो फ्रेंच वाला कौन सा जिताइएगा? इगा स्विटेक को जिताइएगा। फिर आइएगा कहां पे? विंबलडन में किसको जिताइएगा? उसमें आपका मार्केटा वोंद्रोसोवा है। ठीक है, वो जीती है। फिर आइएगा किसमें? आपका यूएस ओपन में आपका जीती है कोको गॉफ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है, ये आपका कोको गॉफ जीती है। ठीक है, कोको गॉफ। ठीक है, देखिए लिखेंगे तो लेट लगेगा, इसी वजह से आपको लिखे नहीं है। तो पुरुष वाला तो एकदम समझ गए। एक छोड़ के कौन सा भैया? विंबलडन छोड़ के विंबलडन कौन जीता है? कार्लेस अल्कारेज 2023 वाला बता रहे हैं एकल। ठीक है, विंबलडन एकल, सॉरी मतलब पुरुष एकल में बता रहे हैं। ठीक, तो कौन जीत गया? कार्लेस अल्कारेज। उसके बाद जितना भी पुरुष है, यानी ऑस्ट्रेलिया है, फ्रेंच है, यूएसए, कौन जीत गया? ये जीत गया आपका नोवाक जोकोविच। महिला वाला में ऑस्ट्रेलिया वाला सबसे पहले शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया वाला कौन जीतेगा? तो सवालेंका। फिर फ्रेंच में आइएगा, फ्रेंच वाला महिला कौन जीत गया? तो क्या कहिएगा? ये अभी आपको इगा स्विटेक जीती है। ठीक है, ये पोलैंड की है, इगा स्विटेक हो गई फ्रेंच। विंबलडन में आइएगा तो कौन जीतेगा? मार्केटा वोंद्रोसोवा। फिर आपका यूएसए में आइएगा तो कौन जीतेगी? तो यूएसए में आपका कोको गॉफ है, अमेरिका के, बहुत कम उम्र की जीत गई। तो ये आपको बिल्कुल भी याद रखना। चलिए आइए, रिकॉर्ड एटीपी फाइनल जीतने वाले बन गए हैं कौन भैया? आपका नोवाक जोकोविच है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम का खिताब सबसे अधिक 24 बार नोवाक जोकोविच ही जीता है। एटीपी का मुख्यालय यूके में है, जो सारा चीज आपको बता दे। एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है, एसोसिएटेड ठीक है टेनिस प्रोफेशन होता है, मुख्यालय कहां पे है? लंदन में है। ठीक है, एटीपी बहुत बार पूछ लेता है। दो ही तो चीज होता है, वो आपका ग्रैंड स्लैम होता है, वो एटीपी होता है। तो सबसे अधिक एटीपी अपने नाम कर लिया और ग्रैंड स्लैम भी अपने अधिक नाम कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पुराना भी जान गए। साल का शुरुआत कहां से होता है? ऑस्ट्रेलिया से होता है, इसने प्रारंभ किया और अंतिम भी यही किया है। ठीक है, बीच वाला एगो खाली याद रखिएगा। महिला वाला तो बता ही दिए, कोको गॉफ अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद फिर इगा स्विटेक आपका क्या बोलते हैं फ्रेंच हो जाएगा। विंबलडन में आपका क्या बोलते हैं मार्केटा वोंद्रोसोवा हो जाएगा। बस सिंपल है, थोड़ा सा याद रखना है, सारा चीज आपका है। आइए, माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा के योगदान के लिए 54 में इफ्फी में सम्मानित किया गया है। तो माधुरी दीक्षित जानते हैं, ढक ढक गोल के नाम से भी जाना जाती है। ठीक है, तो माधुरी अभी आपका इफ्फी 54वां संस्करण हो रहा है। अभी यहाँ पे आपको दो चीज याद रखना है। एक सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड होता है, सत्यजीत रे वाला भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ये सत्यजीत रे वाला आपको पूछ देगा। तो सत्यजीत रे वाला आपका कहाँ पे हो रहा है? तो क्या कहिएगा? ये जो है इस बार का 54वां किसको? माइकल डगलस को दिया जाएगा। यही पे थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद इस बार 54वां में ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है? ओटीटी, हाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म को इस बार क्या ऑफ द टॉप ऐसे ही होता है ना ओटीटी। ठीक है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को क्या किया है इस बार? शामिल किया। अरे ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है बताते हैं। जैसे
ऐसा इंटरटेनमेंट का सोर्स जहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो रजिस्ट्रेशन कर बिना के हमारे जैसे नेटफ्लिक्स है आपका, बहुत सारा नहीं है इसी तरह से जो आपका मोबाइल में दिखाया जाता है, ठीक है, तो उसको भी इस बार आपका शामिल किया गया। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को थोड़ा याद रखिएगा, माइकल डगलस को याद रखिएगा। पहला फिल्म समापन जो शुरू हुआ था, ठीक है, शुरू हुआ था ये आपका 54वां, तो इसमें पहला फिल्म कौन था? कैच द डस्ट। ये आपका क्या कहिएगा, हॉलीवुड का फिल्म है, इंग्लैंड का फिल्म है, कैच द डस्ट, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कैच द डस्ट है, ठीक है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुराग ठाकुर, इसके बारे में हम उस दिन भी बताए थे आपको कि 20% के साथ विश्व में 5वां स्थान बनाए रखा हुआ है, इसका हम बताए थे आपको, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको माधुरी दीक्षित को याद कर लीजिएगा, ठीक है, इस बार इसको मिला है। चलिए आता है अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में नौसेना में पहली स्वदेशी रूप से विकसित, देखिए नौसेना में देखिए 2022 में भी एक शॉर्ट रेंज का जो है आपका परीक्षापन किया गया था, तो अभी आपका हाल फिलहाल में अभी हुआ है, 2023 में हुआ है। भारतीय नौसेना में पहली बार स्वदेशी विकसित, डीआरडीओ तो जानते हैं, डिफेंस रिसर्च आपका, अब ये क्या बोलते हैं, अब इसका मुख्यालय जो है आपका दिल्ली में है, ठीक है, बी समीर कामत इसके अध्यक्ष है। तो नौसेना के द्वारा जो है एंटीशिप मिसाइल का क्या किया है, परीक्षण किया गया है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्या है, एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया गया है, और किससे किया गया था, आपका सिकिंग 42B हेलीकॉप्टर से। इसका नाम बिल्कुल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्ट रेंज का मिसाइल है, ठीक है, हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है, बहुत सटीक मार करता है, ठीक है, तो क्या कहिएगा, सिकिंग 42B हेलीकॉप्टर से इसका जो है अभी क्या कर दिया गया, इसका परीक्षण किया गया। नौसेना के अध्यक्ष कौन है भाई, आर हरि कुमार है ना, तो हरि कुमार को भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। 3 जोन में नौसेना है आपका, एक क्या है विशाखापट्टनम, एक कोच्चि, ठीक है, और एक कौन सा हो गया, एक विशाखापट्टनम हो गया, एक कोच्चि हो गया, और 3 को तो छबे था, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये चीज जान लेना है। चलिए आगे बढ़े, हेलीकॉप्टर को किया गया है तो थोड़ा सा इसको देखना, तो क्या कहिएगा, सिकिंग 42 से किया गया। चलिए आगे बढ़ता है, अब आइए यहाँ पे क्या है, संत मीराबाई की 525वीं जन्म उत्सव मथुरा में आयोजित किया गया। देखिए अभी मोदी जी आज ही जा रहे हैं, ठीक है, मोदी जी आज यहाँ जाएंगे, मोदी जी आज यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके जो है बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। अब देखिए संत मीराबाई कौन था, देखिए आप जब जाइए, आप जब हिस्ट्री पढ़िएगा, 1526 का कहानी है, 1526 में इसका पति पड़ गया था, ठीक है, 1526 में जब क्या बोलते हैं, भोजराज जो है, भोजराज, अच्छा थोड़ा सा पहले लिख लेता है फिर बताता है। भोजराज कौन था, राणा सांगा का नाम सुने होइएगा, राणा सांगा का नाम सुने होइएगा, ठीक है, राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र था, ये क्या था, बड़ा पुत्र था। ये पुत्र का जो है मृत्यु कब होता है, 1526 में। इसी का विवाह हुआ था मीराबाई से, मतलब मीराबाई का विवाह भोजराज से हुआ था। अब ये राणा सांगा भोजराज कौन है भाई, तो मेवाड़ के नाम सुने होइएगा, मेवाड़ राजा, ये नाम सुने है कि नहीं, मेवाड़ का जो है लोग क्या था, ये जो है सिसोदिया वंश था ना, सिसोदिया वंश, ठीक है, वही उसी के वंशज थे और मेवाड़ में राज करते थे। राणा सांगा बहुत प्रतापी राजा हुआ, ठीक है, उसी का ज्येष्ठ पुत्र बड़ा पुत्र भोजराज था। 1526 ईस्वी में इसका मृत्यु होने के बाद जो है उसकी बीबी जो है कृष्ण भक्त हो गई थी, ठीक है, बहुत ज्यादा कृष्ण में लीन हो गई थी, ठीक है, तो इसी का जो है इस बार आपका जन्म उत्सव कहाँ पे मनाया जा रहा है, मथुरा में मनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा इन सब चीजों को थोड़ा सा जान लीजिएगा। भोजराज बहुत बार पूछ देता है मीराबाई किसकी भक्ति करती थी या किसकी पत्नी थी, ठीक है, या फिर ये कहां से संबंधित है, मेवाड़ दे देगा आपका, बहुत सारा दे देता है तो फंसाने के लिए। और 525वां जयंती हो रहा है तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 525वां जयंती कहां पे हो रहा है भैया, मथुरा में। आपका मोदी जी जाके आज ही उद्घाटन करेंगे, यहाँ पे जो है आपका डाक टिकट भी करेंगे, उसके बाद सिक्का, आपका जो सिक्का होता है स्मारक सिक्का, वो भी इसका जो है इस बार लॉन्च किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये अभी के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा मीराबाई को जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो मीराबाई का पति का नाम भोजराज, ठीक है, किसका पुत्र था भोजराज, तो राणा सांगा का। कहां का शासक थे, मेवाड़ का शासक थे। ये सब चीज तो आप लोग बिल्कुल भी जानते हैं। चलिए आगे आइए, बिहार में सरकारी नौकरी में SC ST OBC, ठीक है, तो पहले SC ST OBC का पहले क्लियर कर देते हैं, क्योंकि सबसे अधिक EBC है, कितना परसेंट है, जनसंख्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हम क्या लिख रहे हैं, जनसंख्या, पहले यहाँ पे क्लियर कर दें, जनसंख्या लिख रहे हैं, ठीक है, जनसंख्या लिख रहे हैं। EBC का जनसंख्या कितना है भैया, अभी क्या कहिएगा, 36% है। OBC कितना है, 27% है। OBC कितना है, 27% है। उसके बाद SC कितना है, लगभग 20%, 19 पॉइंट समथिंग है, तो 20% मान के चलिए। आइए, 1 पॉइंट समथिंग है तो इसको 2% मानते हैं। ST ये है क्या, ST ये है क्या, SC ये है क्या भैया, OBC, उधर बैकवर्ड कास्ट, और इधर क्या है BC, EBC है ना, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपका क्या है, ये आपका जनसंख्या है, ठीक है। तो इसको जो है क्या कर दिया है भैया, थोड़ा सा जनसंख्या के आधार पर आपको तो बोल ही दिए हैं। जातिगत जनगणना हुआ था, 7 जनवरी से शुरू हुआ था, उसके बाद 2 चरण में हुआ है। फाइनली इसका जो है बहुत, इसको जो है मुसीबत का सामना करना पड़ा, और फाइनली ये आपका पर बिल रखा गया था विधानसभा में, पास भी हो गया और इसको लागू भी कर दिया गया है। तो इसका जनसंख्या एक बार और बताते, फिर हम रिवीजन कर देता है। बिहार का जितना भी आपका दरोगा का एग्जाम होने वाला है, आपका जो है सचिवालय का एग्जाम होने वाला है, आपका BPSC के लिए जो भी एग्जाम होने वाला है,
आपका जो है बीएसएससी का भी फॉर्म आया, ये सारे में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी वजह से हर एक आदमी को समझना चाहिए। चलिए, तो अभी 36% जनसंख्या है, ठीक है, तो इसको कितना देने की बात हो गया है, इसको जो है 25%। अब आपका ये लागू हो गया तो अब एकदम आप क्लियर है, आप कोई कुछ नहीं, आप पोस्ट के केस वेस होगा, जब होगा देखा जाएगा। इसको कितना, ओबीसी को कितना 18%, पहले 12%। देखिए पहले का स्थिति इधर लिख रहे हैं, इधर पहले 12%, ठीक है, इसको पहले 18%, ठीक है। यहाँ पहले इसको लिखिए, ये 20%, अभी कितना देगा, अभी 20%, पहले कितना था भाई 16%, ठीक है। ये कितना था पहले 1%, अब कितना हो जाएगा 2%, ठीक है। तो ये स्थिति अभी का स्थिति है, ठीक है। और इन टोटल को मिला करके कितना हो गया 65%, यानी 50% का सीमा का उल्लंघन हो गया। यानी इंद्रसानी के जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जो गाइडलाइन दिया था 1992 में, ठीक है, 1992 वाला कहानी आपका यहाँ पे आ गया। तो उस टाइम इंद्रसानी केस में भी कहा गया था कि साइंटिफिक आपके पास डाटा हो, ठीक है, तो सरकार उस चीज को मान सकती है, ठीक है, क्योंकि भैया ओबीसी के बारे में ओबीसी आयोग ही आपका बना दिया गया, पता है कि नहीं पता गया, 2018 में इसको संवैधानिक दे दिया दर्जा। तो यहाँ पे चीजें हो सकता है, अब देखिए आगे क्या होता है, बट आपको अभी ये चीज याद रखना है। कितना है एबीसी का जो है जनसंख्या कितना है 36% है, कितना मिल गया 25%। ओबीसी का कितना जनसंख्या है 27% दे दिया, कितना 18%। एससी का कितना 20% दे दिया, कितना 20%, 19 पॉइंट समथिंग है, तो विषय मान के चलिए। एसटी का कितना 2% दे दिया, 2%। तो बिल्कुल भी आपको ये डाटा फिगर आपके पास पहले इतना मिलता था, ठीक है, अब कितना, अब 10% आपका जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो होता है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है, इसके लिए 10% आपका है, है। तो इस 65 में अगर 10 मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो अब बिहार वाले को 75 तो हो गया आपका क्या 75, यहाँ तो लिख भी दिया है। अति क्या है फॉर्मूला आप देख लीजिए, जाति आधारित 65% हो गया, गरीब आधारित 10% और प्रतिभा आधारित यानी 75% लोग लोगे, और जो 25% बचा है वो जो प्रतिभा वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट है उसके लिए। तो ये बराबर आपको जान लेना है, ठीक है। चलिए, सब जगह लागू कर दिया गया है, शैक्षणिक संस्थान में भी और सरकारी नौकरी में भी, ठीक है। तो फॉर्म भरिए, अच्छा से पढ़िए और अपना कोटा का क्या लीजिए, पूरा मजा लीजिए। चलिए, अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और आ गया है। अब क्या आया है, बिहार सरकार द्वारा कल ही आपका जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया है, कैबिनेट, बिहार का जो अपना विधानसभा में जो कैबिनेट होता है नीतीश कुमार जी का, तो यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में क्या कहा गया है, इस प्रस्ताव में ये कहा गया है, बिहार को जो है आपका जो है क्या बोलते हैं स्पेशल, क्या कहिएगा उसको, स्पेशल कहिएगा ना, ठीक है, स्पेशल, ठीक है, स्पेशल मतलब स्पेशल जो आपका स्टेटस होता है, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, यानी उसको ऐसे भी कह सकते हैं एससीएस कहते हैं, ठीक है, एससीएस, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस याद रखिएगा, ठीक है। एससीएस बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा के लिए केंद्र सरकार के लिए, जो केंद्र सरकार के पास अनुरोध के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। और इसमें देखिए मोटा मोटी क्या बात कहा गया है, ये बात आपको बता देते हैं, ठीक है। इसमें यह कहा गया है, जब से ये जनगणना आगे आया है तो सरकार का दिमाग खुला कि अब इतने लोग गरीब हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो इसका कुछ कल्याणकारी योजना लाना पड़ेगा। और कोई भी राज्य को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो जब तक कल्याणकारी योजना नहीं लाइएगा तो नहीं होगा। तो भैया उसमें क्या पैसा खर्चा है ना, तो सरकार अपना जो एस्टिमेट बनाया है तो लगभग 2.5 लाख करोड़, कितना करोड़, इतना लाख करोड़ रुपया का क्या है भैया खर्चा है, ठीक है। अब ये खर्चा तो ऐसे आपको सरकार के राज्य सरकार देगी नहीं, वित्त आयोग जो है इतना सिफारिश करती नहीं है, ठीक है। कोई भी आपका सेंट्रल सरकार का कोई भी योजना चलता है तो आप जानते हैं तो खुद क्या 60% देता है या 75% देता है, बाकी 50 फिर कितना स्टेट को ही लगाना पड़ता है। अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तो जितना भी सेंट्रल यानी केंद्र सरकार का जो भी योजना चलेगा, ठीक है, उसमें 90% कौन देगा, सेंट्रल सरकार देगा, ठीक है। तो इतना बहुत बताते हैं कि क्या क्या उसमें मिलता है, ठीक है। तो 2.5 लाख करोड़ रुपया का जरूरत है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो सरकार का कहना यह है, जो बिल प्रस्ताव जो किया है उसमें ये जो पारित किया है उसमें यह कहा गया है कि अगर हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तो ये पैसा हमको मिल जाएगा। जब ये पैसा मिल जाएगा तो हम कल्याणकारी जो योजना है उसको जो है पब्लिक के लिए, जनता के लिए हम अच्छा से उसको क्या करें, संचालित कर सकते हैं। इसी वजह से केंद्र सरकार बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे, ठीक है। ये प्रस्ताव आपका पारित किया है कौन, अपना मुख्यमंत्री जी अपना कैबिनेट में कल ही किया। अब आइए स्पेशल स्टेटस, ये जो आपका एससीएस बोले हैं, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है। तो स्पेशल स्टेटस कैटेगरी जो है भारतीय संविधान में कहीं नहीं है, भारतीय संविधान में कहीं है, कहीं नहीं है। 1969 में पांचवा, ये तो बिल्कुल याद रखिएगा भैया, पांचवा वित्त आयोग, ठीक है, पांचवा वित्त आयोग जानते हैं ना, ठीक है। पांचवा वित्त आयोग का सिफारिश पर जो है 1969 में आपका सबसे पहली बार जो है स्पेशल राज्य की दर्जा की बात आया। और ये कौन फार्मूला पे, तो गॉडगिल फार्मूला, ठीक है। क्या लिखिएगा यहाँ पे लिख लीजिए गॉडगिल फार्मूला, ठीक है। फंस जाइएगा तो फिर गॉडगिल फार्मूला आया। ये आपका जो है फार्मूला कौन सा आया, गॉडगिल फार्मूला आया
गॉड गिफ्ट फार्मूला के तहत जो है आपको क्या विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। अभी बताते हैं गॉड गिफ्ट कब मिला, 1969 को। 3 स्टेट को, जम्मू कश्मीर को, असम को और नागालैंड को दिया गया। भारतीय संविधान में कहीं पे भी स्पेशल स्टेट की बात नहीं कहा गया है, बिल्कुल भी याद रखना है। ये शुरू कब से हुआ, 1969 से हुआ, ठीक है। किसके अनुशंसा पर, तो 5वां वित्त आयोग, ठीक है, 5वां वित्त आयोग अनुशंसा किया और 3 स्टेट को, किसको, जम्मू कश्मीर को, नागालैंड को और असम को। कौन सा फार्मूला पे, गॉड गिफ्ट फार्मूला। अब आइए गॉड गिफ्ट फार्मूला क्या कहता है। गॉड गिफ्ट फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला में अगर आप गॉड गिफ्ट फार्मूला देखिएगा तो आपको गॉड गिफ्ट फार्मूला में एक चीज, ये सबसे पहले क्या गया इस फार्मूला में, ये सबसे पहले क्या कहा फार्मूला में, क्या कहा गया, ये जो है इस फार्मूला में ये कहा गया कि सबसे पहले जो है जो स्टेट है वो पहाड़ी स्टेट होना चाहिए, यानी पहाड़ी राज्य होना चाहिए। क्या कहिएगा, पहाड़ी राज्य होना चाहिए। पहला बात पहाड़ी राज्य होना चाहिए। दूसरा बात क्या कहा गया, वहां का जो जनघनत्व है ना, जनसंख्या का जो घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व कम होना चाहिए, ठीक है, जनसंख्या का घनत्व ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व क्या होना चाहिए भाई, घनत्व कम होना चाहिए। या अधिक जो आपका अधिक जनसंख्या है वो क्या हो गया, जनजाति जनसंख्या होना चाहिए। अधिकतर जनसंख्या क्या होना चाहिए, जनजाति जनसंख्या होना चाहिए, जनजाति, ठीक है, जनजाति जनसंख्या होना चाहिए। ये तो आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला, तीसरी बात क्या बोला ना कि उसका जो है कोई भी राज्य का जो है कोई भी सीमा है, जो पड़ोसी देश है उसके पड़ोसी देश के सीमा से लगना चाहिए, यानी बॉर्डर में होना चाहिए। यानी जिस राज्य को स्पेशल दर्जा मिलेगा उस राज्य का जो है पड़ोसी देश का सीमा मिलना चाहिए, उससे जो पड़ोसी देश है पड़ोसी देश के साथ सीमा मिलना चाहिए, ठीक है, देश के साथ सीमा मिलना चाहिए, ठीक है, ये बात हो गया। उसके बाद इसमें और क्या कहा गया, इसमें ये आपका ये कहा गया कि जो है आपका जो जैसे मतलब जो नहीं बोलता है स्ट्रक्चर है जो निर्माण, मतलब एक तरह से ये समझिए कम्युनिकेशन जो है वहां का सही नहीं हो। अगर इतना सारा चीज आपका होता है तो ऐसे स्टेट को क्या दिया जाएगा, तो क्या कहिएगा, स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, बात समझ गए। ये है आपका गॉड गिफ्ट फार्मूला, ठीक है। क्या होना चाहिए, पहले पहाड़ी राज्य होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व कम होना चाहिए, अधिकतर क्या होना चाहिए, जनजाति जनसंख्या होना चाहिए, राज्य जो है पड़ोसी देश के साथ सीमा लगाना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है आपका गॉड गिफ्ट फार्मूला में। अब बिहार इन सब चीज में, बहुत सारी चीज में नहीं आता है, ठीक है, 1969 में ये सारा चीज आया, फिर ये आपका लागू हुआ। अब देखिए इसमें लाभ क्या क्या है, इसमें लाभ है सबसे पहले क्या है, सेंट्रल सरकार के द्वारा जो भी आपका जो है स्कीम चलता है, ठीक है, उस स्कीम में जो है सेंट्रल और स्टेट का, देखिए जो केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित जो आपका योजना चल रहा है उसमें जो है ना लगभग देखिएगा 60-40 का भागीदारी होता है। 60% कौन देगा, सेंट्रल सरकार देगा और 40% कौन देगा, स्टेट सरकार देगा। अगर ये आपका स्पेशल स्टेटस का कैटेगरी यानी स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिल जाता है तो इसमें क्या करेगा, 90% सेंट्रल सरकार देगा, ठीक है, और 10% स्टेट देगी, पहली बात। और दूसरी बात है ना, बहुत बार क्या होता है ना कि सेंट्रल सरकार के द्वारा पैसा भेजा जाता है किसके पास, स्टेट के पास, और जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष के दौरान जो है मान लीजिए 2023-24 का वित्तीय वर्ष में जो पैसा मिला, अब सरकार क्या करती है, खर्च नहीं कर पाती है, तो वो पैसा फिर क्या चला जाता है, फिर घूम के सेंट्रल सरकार के पास चला जाता है। अगर आपको स्पेशल स्टेटस मतलब विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तो वो पैसा क्या हो जाएगा, आप अगले साल भी उसको यूज कर सकते हैं, यानी पैसा वापस नहीं जाएगा, रुपया जो है आपका क्या होगा, रुपया वापस नहीं जाएगा, ठीक है, ये बात समझ जाइए, रुपया वापस आपका नहीं जाएगा, वो रुपया को फिर आप अगले साल अपना राज्य का प्रगति के लिए लगा सकते हैं। मगर अगर स्पेशल स्टेटस आपको कैटेगरी अगर नहीं मिला है तो अगर आप जो वित्त वर्ष के लिए आपको दिया अगर खर्चा नहीं करता तो भैया पैसा कहां, सेंट्रल सरकार के पास, ठीक है, बहुत बार चला जाता है, बहुत बार नहीं तो सुनते हैं कि लालू सरकार जो है शिक्षा पर पैसा दिया खर्चा नहीं किया, सब चला गया, ये सब तो न्यूज में हवा चलता रहता है, ठीक है, तो ये सारा चीज है। अब देखिए केंद्र सरकार के साथ क्या लफड़ा है, अगर स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया जाता है तो इसमें क्या है ना, सेंट्रल सरकार का क्या जाएगा, उस पर जो है उसका जो है उस पे जो है बोझ बढ़ जाएगा, कर्ज का बोझ जब बढ़ेगा सेंट्रल सरकार पे तो वो नहीं चाहेगी कि हम स्पेशल स्टेटस का किसी को दें, ठीक है, तो ये सारा चीज है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए मेन मुद्दे पे अब आता है, मेन मुद्दा क्या है, बुधनी माझी है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप भी सुनिएगा तो आपको भी सुन के देखिए रो रही है, ये देखिए और ये देखिए, तो ये बात है कब, यहाँ जो देख रहे हैं ये घटना है आपका कब रही, 1959 का घटना है, ठीक है। देखिए 1948 में जब हमारा देश आजाद हुआ, जानते हैं हम लोग का जो है उस बहुत देश में जो है बहुत ज्यादा बाढ़, अभी भी बाढ़ आता है, ठीक है। दामोदर नदी को क्या कहते थे, बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है, तो दामोदर नदी में जो है बांध बनाने का बात आया, ठीक है, और नेहरू जी बांधता भी था, बोलता था ये नदी घाटी परियोजना को ये आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे। ये बात तो बिल्कुल आधुनिक भारत है ना, आधुनिक भारत का मंदिर, अरे यार क्या हो गया, आधुनिक भारत का मंदिर जो है किसको कहते थे, नदी घाटी परियोजना को, कि ये जो है जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, तो नदी घाटी परियोजना बिल्कुल आपको याद रखना है। आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा जाता था, नदी घाटी को, ठीक है, किसने, नेहरू जी ने। तो नेहरू जी के समय में नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने, 1947 से 64 तक रहे, मृत्यु हो गया 64 में, तब जाके पद से हटे। तो 1948 में जो है आपको डीबीसी यानी आपका दामोदर
वैली कॉर्पोरेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1948 में इसका स्थापना होता है, ठीक है, 1948 में। और इसके तहत जो है ना 4 डैम बनाना चाहिए था। कितना को? 4 गो डैम, 4 गो आपको डैम बनाना था, ठीक है। 4 डैम में से आपका एक डैम था पंचेत डैम, ठीक है। जानते हैं आपका तलैया था, बराग, तो ये सरद था, ठीक है। तो 4 गो बनाना था, 4 में से एक था आपका कौन? पंचेत बांध, ठीक है, पंचेत बांध बनाना था। और इसका उद्घाटन हो रहा था कब भैया? 1959 में। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। 1959 में हुआ था इसका क्या? पंचेत बांध, इसका उद्घाटन करना था 1959 में। अब देखिए, हमारा परंपरा है, हमारा संस्कृति है भाई, हमारा देश का एक अलग ही रुतबा है। कुछ छोटा आदमी किसी के घर जाता है तो पानी लेकर दौड़ जाता है, लीजिए पानी, हाथ धोइए ना, मुंह धोइए, ये लीजिए, वो लीजिए, माला पहनिए, ठीक है। तो देश के प्रधानमंत्री जा रहे तो स्वाभाविक है। अब कहां पे जा रहे थे भाई? धनबाद, तत्कालीन पश्चिम बंगाल था वो धनबाद जो है ना, जो आज का जो धनबाद देख रहे हैं, जो झारखंड में चला गया है, उस टाइम जो है, जब 1959 की बात है, उस टाइम जो है तत्कालीन पश्चिम बंगाल में पड़ता था, ठीक है, धनबाद। तो धनबाद में गए, धनबाद में जाने के बाद वहां का उसको जो है स्वागत के लिए 2 आदमी को तैनात किया गया। उसमें से एक आपका बुधनी माझीहैन था। तो बुधनी माझीहैन जब गया माला पहन के, तो नेहरू जी के गला में माला डाला, और जब डाले तो नेहरू जी बहुत खुश हुए इस तरह का कि, और ये संथाली थी, ये पहले जान लीजिएगा, ये जो है कौन सा जाति की थी? संथाली। हम लोग जानते हैं ना जनजाति जो होता है, संथाली जनजाति की थी। तो संथाली जनजाति की थी और गई स्वागत करने के लिए, तो वही माला अब नेहरू जी भी खुशी से कि यार आए हैं तो चलो हम भी दे देते हैं। तो नेहरू जी भी क्या किए, अपने माला को उठा के दे दिया इसके बुधनी माझीहैन के गले में। जब बुधनी माझीहैन के गले में दे दिया, बुधनी माझीहैन बहुत खुशी में थी कि चलो इतना बड़ा बात है, प्रधानमंत्री को माला पहनाए हैं, वो हमको पहनाया है, ठीक है। जैसे ये घर लौटी तो इसका जो समाज वाले थे, ठीक है, जो संथाली जो आता था, जिस समाज से ये आती थी, तो उस समाज में ना इसका जो है 12 मतलब 10-11 प्रकार का जो है शादी का विवाह मतलब रीत होता है, ठीक है। उसमें से एक आता है माला पहनाने वाला। तो इसके समाज में जो है, जैसे ये शाम को घर जाने लगी तो वहां पे मीटिंग हुआ, और मीटिंग में बोला गया कि इसको जो बहिष्कार किया गया कि हम लोग का जो शादी का परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार बुधनी माझीहैन का क्या हो गया? बुधनी माझीहैन का शादी होगा किससे? नेहरू जी से। कैसे भाई? माला, क्योंकि वो उसको महलाया, वो उसको पहनाया, तो जब माला पहना दिया तो उस परंपरा के अनुसार नेहरू जी का पत्नी होगी कौन? बुधनी माझीहैन। इसी वजह से नेहरू जी अपना संथाली नहीं है, लोग का क्या है ना, कास्ट जो संथाली है तो संथाली का संथाली से शादी होना चाहिए। अगर वहां नहीं हुआ तो उसको अपना समाज से क्या बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो ये बंदी को बहिष्कार कर दिया, बोला कि नेहरू जी तो संथाली है नहीं, तुम्हारा शादी हो गया उससे, अब तुम यहाँ से निकलो। फिर ये निकल गई, इसको भगा दिया गया। अब देखिए इतना खुशी की बात, देखिए समाज का, देखिए कितना ये समाज है, ठीक है। इसको निकाल दिया। तो पुरुलिया जो है एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, वो गई, फिर वहां पे एक आदमी इसको सहारा दिया। फाइनली वहां भी उसका शादी नहीं हुआ, बहुत दर दर भटकी। आपका डीबीसी में काम, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में काम करती थी, वहां से भी उसको निकाल दिया गया। बाद में 1985 के करीब करीब जो पता चला किसको? आपका राजीव गांधी को। तो राजीव गांधी फिर से उसको वहां पे काम दिलवाया कि ऐसा ऐसा इसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और हाल ही में जो है अभी इसका जो है मृत्यु हो गया है। तो यही है कहानी, इसका मृत्यु हो गया। तो अब मृत्यु जो हुआ है तो इसका जो समाज के लोग हैं, ये सारे लोग क्या कहते हैं, ये जो है नेहरू जी के बगल में क्या होना चाहिए? इसका प्रतिमा लगना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात क्या बोलता है कि उसके जो परिवार वाले हैं उसको मुआवजा देना चाहिए, उसको पैसा दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए, उसके बाद गांव में इसका जो है प्रतिमा स्थापित कीजिए। अब सपोर्ट में बात कर रहा है कि नेहरू जी का पत्नी था, उसको जो है उसके बगल में उसका ये आपका फोटो होना चाहिए। तो यहाँ से संबंधित कुछ क्वेश्चन अब देखिए, डीबीसी पहले जानिए, दामोदर नदी। देखिए दामोदर नदी क्या है ना, ये आपका छोटा नागपुर का पठार तो जानते ही है, जिसको दामिनी खो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार से ये नदी निकलता है और ये जाके हुगली नदी में जाके आपका पश्चिम बंगाल में क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। ये बात आपको जानना है। ये अच्छा खासा नदी है, इसमें कई बांध बनाया है। अब पश्चिम आपका जो है पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता था। तो ये है दामोदर नदी, ठीक है। इस दामोदर नदी को आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो है छोटा नागपुर के पठार से, और ये आपका आकर के मिल जाता है किसमें? हुगली नदी में, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता। चलिए आप थोड़ा सा संथाली के बारे में आए हैं तो थोड़ा सा संथाली के बारे में जान लें। देखिए भारत में जनजाति का संख्या दिखेगा तो सबसे अधिक कहीं पे देखिए गोंड आता है, कहीं मगर भीले मारिएगा, भील सही है। सबसे अधिक जनजाति भारत में अभी है तो भील है, उसके बाद दूसरे नंबर में आपका गोंड आता है, तीसरे नंबर में संथाली आता है। अब ये संथाली क्या है भाई? संथाली का ना बहुत जबरदस्त इसका परंपरा होता है, ठीक है। संथाल विद्रोह हुआ था 1975, सिद्धू कानू चांद भैरव नाम सुने होइएगा, ठीक है। तो संथाल लोग हमेशा आजादी के लिए भी लड़े हैं। अब झारखंड में जब झारखंड कब 15 नवंबर को जब आजाद हुआ 2000 में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे अधिक संथाली लोग ही रहते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ रहते हैं संथाली? देखिए सबसे अधिक संथाली झारखंड में रहता है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में, फिर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में भी कुछ रहता है। तो आपको थोड़ा, और ये संथाली लोग आए थे कहाँ से? ये संथाली लोग कंबोडिया से आए थे, ठीक है। कंबोडिया की राजधानी नोपन है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है, यहाँ से आए थे। अभी दिखाएंगे, लेट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ आए और ये लोग जो है ना, संथाली लोग जो है क्या करते हैं, ये इसका जो है अपना भाषा होता है, ठीक है, अपना भाषा को संरक्षित करते हैं, इसका एक अलग परंपरा होता है, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा हम लोग को जान लेना है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इन सब चीज। इस तरह का अगर कोई घटना आपके पास, तो पंचायत बांध पूछ देगा कि किसी नदी पे है, ठीक है। डीबीसी पूछ सकता है, ठीक है। आपको जो है संथाली के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए संथाली भाषा को ही जान लीजिए। संथाली जो भाषा था आपका, संथाली भाषा को कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन हुआ था आपका, कब? 2003 में। 2003 में हुआ था ना जी 92वां संविधान संशोधन। इस संशोधन में आपका 3 को भाषा, 3-4 को क्या था भाई? डोगरी था, बोडो, है ना। 2003 में 92वां संविधान कुछ कर दो, डोगरी, है ना, याद आ गया तो बता देते। डोगरी, बोडो, डोगरी था, बोडो था, मैथिली था, मैथिली भी तो था, मैथिली था, ठीक है। उसके बाद आपका संथाली था। तो संथाली को 8वीं अनुसूची, हम लोग का 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है ना। टोटल 14 भाषा था, तो फिर आपका जो है सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्या भैया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में पहली बार सिंधी को जोड़ा गया। फिर आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, मतलब जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान 2003 में हुआ। तो इस 2003 के संविधान संशोधन में डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, तो संथाली हम लोग का क्या है? तो क्या कहिएगा? हम लोग का जो है 8वीं अनुसूची में जो है संथाली भाषा को जोड़ा भी गया, तो इसका बहुत महत्वपूर्ण है। तो डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली याद रखिएगा। डोगरी तो जानते ही है, बोडो देखिए ये क्या है ना, डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर का है, बोडो असम वाला है, और मैथिली तो बिहार का है, संथाली तो जानते हैं। चलिए अब यहाँ पे आए तो थोड़ा सा और जान लीजिए। एक आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ था, तो यहाँ पे जो है ना आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। 1992 का ये घटना है, ठीक है। संविधान संशोधन भाषा के बारे में बता रहे हैं, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची आप लोग सब जानते हैं। 8वीं अनुसूची में जो है भाषा के बारे में कहा गया। भारत का भी टोटल कितना भाषा को दिया गया है? संविधान 22 भाषा है ना, पहले 14 था। तो आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। यहाँ पे किसका? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और सबसे पहले 15वां भाषा कौन था? आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां। और ये कौन सा भाषा को दिया गया था भाई? तो सिंधी भाषा को दिया गया था, ठीक है। तो ये कब? 1967 की बात है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से आपको पूछ लेता है। तो इसी 8वीं अनुसूची में आपका संथाली भाषा जोड़ा गया, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। बुधनी माझी है ना, अभी इसका मृत्यु हो गया है, तो ये आपको चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी किए, मेरे हिसाब से सब कुछ समझ गए होइएगा। देखिए ज्यादा लंबा भी हो जाता है और क्या बताएं, बहुत कुछ छूट भी जाता है, बताना चाहता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे कल एक नया एनर्जी के साथ। पढ़िए, मस्त रहिए, और जो भी बताते हैं नोट डाउन कीजिए। कहीं कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो भी बताता है। अगर करंट का इश्यू होगा तो यहाँ से बाहर कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी सराउंडिंग में भी बात करेगा, तो चलिए ठीक है।